Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince त्यागी, lecturer Mechanical. Friends, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करते हैं और उन इक्विपमेंट्स के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स। सो जैसे कि हम अभी तक कई सारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम हो गया, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम हो गया, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया। तो हमने कई सारे सिस्टम देखे हैं, उसमें सभी में अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं। लेकिन जो बेसिक इक्विपमेंट है जो लगभग सभी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज करते हैं वो है, सबसे पहले कंप्रेसर है। जनरली कंप्रेसर जरूर होता है। उसके बाद कंडेंसर है, इवेपोरेटर है, एक्सपेंशन वाल्व्स हैं या एक्सपेंशन डिवाइस भी हम कह सकते हैं, और सेफ्टी डिवाइसेस हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये जो इक्विपमेंट्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम अलग अलग इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं या उसको अलग अलग स्टडी करने की क्या जरूरत है। क्योंकि जब हम जैसे हम घर के लिए अगर कोई एसी लेने जाते हैं या रेफ्रिजरेटर लेने जाते हैं तो हमें पूरा का पूरा यूनिट मिलता है जिसमें सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, यानी कि वो एक साथ मिलते हैं हमको। जैसे एसी है तो उसमें हमको कंडेंसर, कंप्रेसर, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व, सेफ्टी डिवाइस सब कुछ कंपनी एक साथ लगा के हमको देती है और हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है कि हमें कितना कैपेसिटी का चाहिए इक्विपमेंट या एसी, और हम वो लेके आ सकते हैं। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर अगर हमें घर के लिए लाना है तो उसमें भी हमें अलग अलग चूज करने की जरूरत नहीं है कि हमें कंप्रेसर कौन सा चाहिए, कंडेंसर कौन सा चाहिए, इवेपोरेटर कौन सा चाहिए। तो फिर इनको अलग अलग पढ़ने की क्या जरूरत है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जो हम इंडस्ट्री में रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उनकी कैपेसिटी काफी बड़ी होती है। वो घर में यूज होने वाले 1 टन 2 टन या 3 टन के इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। वो 100 टन, 150 टन, 200 टन, 500 टन या इससे भी कहीं ज्यादा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी वाले इक्विपमेंट्स होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पर जो इक्विपमेंट्स हमको चूज करने होते हैं वो अलग अलग चूज करने होते हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वो एक एक इक्विपमेंट में एक्सपर्टाइज होती है। जैसे कोई कंप्रेसर बनाता है, कोई फर्म सिर्फ कंप्रेसर बनाती है, कोई कंडेंसर इवेपोरेटर बनाता है, कोई सेफ्टी डिवाइसेस बनाती है। तो हमें सभी को मिक्स एंड मैच करके अपनी जरूरत के हिसाब से चूज करना होता है कि हमें कौन सा कंप्रेसर लगेगा, उसके साथ कौन सा कंडेंसर, कौन सा इवेपोरेटर सही से काम करेगा, कौन से एक्सपेंशन वाल्व यूज होंगे और कौन कौन से सेफ्टी डिवाइस हमको चाहिए होंगे। तो इसीलिए सभी के बारे में, सभी इक्विपमेंट्स के फंक्शन और उनकी कौन किस किस तरह के वो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कंप्रेसर से। सो कंप्रेसर जो होता है फ्रेंड्स, किसी भी सिस्टम के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जनरली सबसे कॉस्टली कंपोनेंट भी यही होता है। ऑलमोस्ट 30-40% तक की जो कॉस्ट है वो हमारी सिर्फ कंप्रेसर की एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आ जाती है। यहाँ पर कंप्रेसर का जो फंक्शन है उसके बारे में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन ऑफ कंप्रेसर इज टू कंटिन्यूअसली ड्रॉ द रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम इवेपोरेटर सो दैट ए लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कैन बी मेंटेन्ड इन द इवेपोरेटर। तो कंप्रेसर का जो पहला काम है वो है कि जो ये इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर से वेपर्स को सक करना और इवेपोरेटर में एक लो प्रेशर, लो टेम्परेचर मेंटेन करना। दूसरा है कि कंप्रेसर जो वेपर, उससे लो प्रेशर वेपर जो इवेपोरेटर से आए हैं उनको कंप्रेस करके हाई प्रेशर वेपर्स में कन्वर्ट करना। ये उसका है दूसरा काम। और जो काम वो तीसरा जो करता है वो है पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट का फ्लो बना के रखना। जो कंप्रेसर है वो हमारा ड्राइविंग
इक्विपमेंट है पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। पूरे रेफ्रिजरेंट का फ्लो है वो सिर्फ एक कंप्रेसर की वजह से ही मेंटेन होता है। कंप्रेसर को जनरली हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला है बेस्ड ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल, उसका जो काम करने का जो सिद्धांत है वो कैसा है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर, जिसके एग्जांपल हैं जैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, स्क्रोल कंप्रेसर। तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो कंप्रेसर होते हैं ये एक्चुअली जो रेफ्रिजरेंट है उसको वॉल्यूम को रिड्यूस करके उसका प्रेशर बढ़ाते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि रेफ्रिजरेंट का बैक फ्लो नहीं होता है। ऐसे कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट का बैक फ्लो नहीं होता है। दूसरे आते हैं हमारे नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप या रोटोडायनेमिक टाइप। इसका एग्जांपल है हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इन कंप्रेसर्स में क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट को एक इंपेलर की मदद से काइनेटिक एनर्जी दी जाती है, उसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया जाता है और फिर बाद में उस काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करके रेफ्रिजरेंट का प्रेशर इंक्रीज किया जाता है। और साथ ही यहाँ पर एक जो प्रेशर इंक्रीज होने का कारण होता है वो बैक फ्लो भी होता है। दूसरा जो डिफरेंस है कि जो हमारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप जो कंप्रेसर्स होते हैं उनमें जो प्रेशर रेशियो हमको मिलता है वो ज्यादा होता है हमारे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के मुकाबले। दूसरे तरीके से जो हम क्लासिफाई कर सकते हैं वो है कंप्रेसर और जो उसको कंप्रेसर को चलाने वाला जो मोटर है उसका अरेंजमेंट कैसा है। तो सबसे पहले होता है ओपन टाइप कि कंप्रेसर अलग है और मोटर अलग है, दोनों के दोनों शाफ्ट से जुड़े हुए हैं और काफी दूरी पर है। दूसरा होता है हर्मेटिकली सील्ड टाइप। ये आप जो हमारे घर में जो एसी लगते हैं या रेफ्रिजरेटर लगते हैं उसमें इसी टाइप के जो कंप्रेसर और जो हर्मेटिक सील्ड होते हैं वही यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक पूरा कन्फाइंड एक बॉक्स जैसा एक रहता है जिसमें कंप्रेसर और मोटर दोनों उसके अंदर ही रहते हैं और सिर्फ एक वायर से बाहर से वायर से कनेक्टेड होते हैं जो अंदर मोटर को रन करती है। यानी कि मोटर और कंप्रेसर दोनों के दोनों एक हाउसिंग में अंदर सील होते हैं। सेमी हर्मेटिक में जो होता है जो हमारा वो ना तो पूरी तरह से ओपन टाइप होता है ना पूरी तरह से हर्मेटिकली सील्ड होता है, ये कहीं एक बीच का कैटेगरी रहता है, तो उसको हम बोलते हैं सेमी हर्मेटिक टाइप कंप्रेसर। फ्रेंड्स एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स। जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स होते हैं उसमें जो कंप्रेशन है उसको अचीव हम कैसे करते हैं, ट्रैपिंग ए रेफ्रिजरेंट वेपर इन ए एनक्लोज्ड स्पेस एंड देन रिड्यूसिंग इट वॉल्यूम। इसमें हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले एक जगह में या एक स्पेस में जो कि बंद होता है उसमें रेफ्रिजरेंट को लिया जाता है और फिर उसका वॉल्यूम हम रिड्यूस करते हैं। तो जैसे ही हम उसका वॉल्यूम वेपर का रिड्यूस करेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। और इसमें ये साइकिल बार बार होता है कि ये पहले जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसको स्पेस में या जगह में ट्रैप किया जाता है, उसका वॉल्यूम रिड्यूस किया जाता है, फिर प्रेशर बढ़ाया जाता है और उसको फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से एक तरीके से जो हमारा है वो इंटरमिटेंट यानी कि रुक रुक कर हमको सप्लाई मिलती है। एक स्ट्रोक में रेफ्रिजरेंट अंदर आएगा, दूसरे स्ट्रोक में वो कंप्रेस होगा और हमें डिस्चार्ज मिलेगा। तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो कंप्रेसर होते हैं उनको हम इंटरमिटेंट टाइप या फिर पल्सेटिंग टाइप डिवाइसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें रेफ्रिजरेंट की सप्लाई जो है वो रुक रुक के मिलती है। लेकिन जो हमारी स्पीड होती है कंप्रेसर की इतनी ज्यादा होती है कि ये जो पल्सेस हैं वो आसानी से पता नहीं लगती है। जैसे कि हमारा कंप्रेसर का जो सप्लाई है वो इंटरमिटेंट होता है, तो इसकी वजह से जो इस तरह के कंप्रेसर्स होते हैं उसमें हाई वियर, वाइब्रेशन और नॉइज की प्रॉब्लम रहती है। पॉजिटिव टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर जो होते हैं उनको हम जनरली फर्दर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है रेसिप्रोकेटिंग टाइप।
उसके बाद है रोटेटरी टाइप, उसके बाद रोटेटरी टाइप विद स्लाइडिंग वेन्स, इसमें वेन्स होते हैं। उसके बाद रोटेटरी स्क्रू टाइप आते हैं, एक स्क्रोल कंप्रेसर होते हैं और अकॉस्टिक कंप्रेसर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले कंप्रेसर्स हैं और जिस कैपेसिटी में ये रेंज होते हैं वो 1-2 किलोवाट से शुरू होकर कई सौ किलोवाट तक की कैपेसिटी में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स हमें मिलते हैं। जो हाई स्पीड कंप्रेसर्स जो आजकल यूज किए जाते हैं वो अराउंड 3000 टू 3600 आरपीएम में रोटेट करते हैं और ये सिंगल एक्टिंग या फिर मल्टी एक्टिंग भी हो सकते हैं। साथ ही ये सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर भी होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्कीमेटिक डायग्राम हमने यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का लगाया है। इसमें सबसे बाहर जो ये हैचिंग वाला पोर्शन है ये है सिलेंडर, उसके बाद अंदर में ये पिस्टन है, ये हमारे सक्शन वाल्व और डिलीवरी वाल्व हमने दिखाए हुए हैं। ये डिलीवरी वाल्व है, ये सक्शन वाल्व है। पिस्टन को कनेक्टिंग रोड की मदद से क्रैंक पिन की सहायता से हम क्रैंक को जोड़ते हैं और ये शाफ्ट है जहां से पावर मिलती है क्रैंक को, और ये एक बैलेंसिंग मास है। तो होता क्या है कि जब हमारा पिस्टन जो इनर डेड सेंटर होता है यानी कि सबसे अंदर वाली स्थिति होती है वहां से बाहर की तरफ मूव करता है तो यहां पर एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। इस नेगेटिव प्रेशर की मदद से की वजह से ये सेक्शन वाल्व खुलता है और जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो इसमें अंदर आता है। फिर हमारा पिस्टन पीछे जाता है और सबसे आउटर पोजीशन जो होती है हमारी, जिसको हम आउटर डेड सेंटर बोलते हैं, वहां तक पहुंचता है। उसके बाद इसका मूवमेंट वापस अंदर की तरफ होता है और ये इसके साथ साथ क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हुए आगे बढ़ता है। और इस जैसे जैसे वॉल्यूम कम होता है रेफ्रिजरेंट का, उसका प्रेशर बढ़ता है। तो क्या होता है, अंदर यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है और जो हमारा डिलीवरी लाइन है वहां पर प्रेशर जैसे ही उससे ज्यादा होता है तो ये जो डिलीवरी वाल्व है वो खुल जाएगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और हमें यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट है वो डिस्चार्ज लाइन में या डिलीवरी लाइन में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उसका साइकिल चलता रहता है। और ये जो शाफ्ट है इसको एक मोटर के साथ जोड़ा जाता है और मोटर से ये क्रैंक शाफ्ट घूमता है, जिसकी मदद से कनेक्टिंग रोड की मदद से इस पिस्टन को हम टू एंड फ्रो यानी कि आगे पीछे बार बार मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो आइडल कंप्रेसर होता है उसमें हम कोई भी क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जो हमारा पिस्टन है वो बिल्कुल सिलेंडर के हेड तक टच करता है, और ये जो यहां पर हमने ये वॉल्यूम दिखाया है जिसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम कह रहे हैं, ये नहीं होता है। ये होता है हमारा आइडल कंप्रेसर जिसमें कोई भी क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं होती है। साथ ही जो दो कंडीशन होती हैं वो है कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है ड्यूरिंग सक्शन एंड कंप्रेशन, और जो हमारे सक्शन एंड कंप्रेशन है डिस्चार्ज है वो हमारे रिवर्सिबल और एडियाबेटिक होते हैं। तो यहां पर हमने इन तीनों में से एक कंडीशन को हमने नहीं माना है, यानी कि हमने नो क्लियरेंस वाली कंडीशन को नहीं माना है। तो हम डिस्कस करेंगे आइडल कंप्रेसर विद क्लियरेंस। तो क्लियरेंस हमने माना है क्योंकि क्लियरेंस हर एक सिलेंडर और पिस्टन के कॉम्बिनेशन में होता है, क्योंकि जब अगर पिस्टन में सबसे ऊपर में कुछ जगह को नहीं छोड़ा जाएगा तो हमारे वाल्व्स को लगाने की या मूवमेंट के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो हमारा पिस्टन सिर्फ यहां तक आता है, जो ये डैश्ड वाली लाइन है यहां तक आता है। उसके बाद ये जो जगह है इसको ये क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाती है। यहां पर हमारे वाल्व्स लगे होते हैं और साथ ही जो हमारा पिस्टन है वो अगर सीधा आके सिलेंडर हेड से टकराएगा तो ये हमारे सिलेंडर हेड को डैमेज भी कर सकता है। तो इन दो तीन चीजों को अवॉइड करने के लिए एक क्लियरेंस वॉल्यूम यहाँ पर रहता है। ये 3 to 5% जनरली रहता है पूरे स्वेप्ट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। सो द स्पेस अलोंग विद all other spaces between closed valve and the piston at the inner dead center is called clearance volume। तो जैसे मैंने बताया कि जो
हमारे वॉल्स होते हैं और जो हमारा इनर डेड सेंटर है जहां तक पिस्टन अंदर आता है और सिलेंडर हेड के बीच का जो जगह है इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, और इसको हम जो शो करते हैं वो VC से सिंबल से इसको शो करते हैं। सो हम बात करते हैं फ्रेंड्स वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की, और इसका जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटेगी तो हमारा जो डिस्चार्ज हो रहा है रेफ्रिजरेंट उसकी क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। हर एक साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी हमको मिलेगी वो कम हो जाएगी अगर हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होगा तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना होना चाहिए। So ratio of clearance volume to the swept volume is called clearance ratio। तो जो ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है ये वाला, और जो स्वेप्ट वॉल्यूम है हमारा ये, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस रेशियो। सो क्लियरेंस रेशियो को हम C से डिनोट करते हैं, और ये रेशियो होगा VC यानी क्लियरेंस वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय VS यानी कि स्वेप्ट वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम है हमारा VC, यानी कि जो C पॉइंट पर जो हमारा वॉल्यूम है उसको हम, ये हमारा है क्लियरेंस वॉल्यूम, और स्वेप्ट वॉल्यूम कितना हो गया हमारा VA। जो VA पर जो वॉल्यूम है उसमें से अगर हम VC का जो वॉल्यूम अगर माइनस कर दें तो हमें यहां से यहां तक का पूरा स्वेप्ट वॉल्यूम मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात है कि हम V माइनस VD नहीं करेंगे, VA माइनस VC करना है। तो ये हमारा है क्लियरेंस रेशियो VC डिवाइडेड बाय VA माइनस VC, यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल वॉल्यूम कंप्रेस्ड डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक जो कर्व है हमारा, हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है हमारा यहां से हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है और A पॉइंट तक सेक्शन होता है, उसके बाद A से B कंप्रेशन होता है, B से C हमारी डिलीवरी है, और जो C पॉइंट पर जो वॉल्यूम हमारा अभी भी कुछ वॉल्यूम रेफ्रिजरेंट का हमारा कंप्रेसर में रह गया है, तो जब पिस्टन यहां से वापस चलना शुरू होता है तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, और एक्सपेंड होते हुए उसका वॉल्यूम कहां तक आ जाता है D तक। तो ये जो D है ये हमारा अभी पिछले साइकिल का ही रेफ्रिजरेंट है। तो एक्चुअल में जो हम नया रेफ्रिजरेंट आता है वो एक्चुअली ये है D से लेकर A तक, और जो ये C से D तक है ये हमारा जो पुराना वाला जो साइकिल का रेफ्रिजरेंट था वही हमारा है। सो एक्चुअल वॉल्यूम कितना है VA माइनस VD, और स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है VA माइनस VC। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारा होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो हम अगर इसके न्यूमरेटर में VA माइनस VD में एक बार VC को प्लस कर दें और VC को माइनस कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD, और नीचे भी हमारे पास में VA माइनस VC है। तो यहां पर अगर हम VA माइनस VC को कॉमन ले लें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस VC माइनस VD अपॉन VA माइनस VC। अब हम यहाँ पे जानते हैं फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी क्लियरेंस वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है कि VC अपॉन VA माइनस VC जो होता है वो होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहां से हम VA माइनस VC का फॉर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं जो होगा VC डिवाइडेड बाय C। इसको हम रखेंगे यहां पर VA माइनस VC की जगह, तो वहां पर अगर हम रखेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस C जो हमारा है क्लियरेंस वॉल्यूम VC माइनस VD अपॉन VC। फिर से अगर यहां पर हम VC को कॉमन ले लें तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 1 प्लस C 1 माइनस VD अपॉन VC, और इसको हम दोबारा लिख सकते हैं 1 प्लस C माइनस C VD अपॉन VC। अगर हम जो हमारा
ये VC और VD इन दोनों का जो वॉल्यूम का रेशियो है, और आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक एक्सपेंशन प्रोसेस है। अगर हम माने कि ये हमारा जो एक्सपेंशन है वो पॉलीट्रोपिक हो रहा है, यानी कि PVN की इक्वल टू कांस्टेंट जो ये फॉर्मूला है इसको वो फॉलो कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी कि PC VCN PD VDN, और यहां से हम VD बाय VC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो VD बाय VC की वैल्यू आ जाएगी PC बाय PD की पावर 1 बाय N। हम यहां पर अगर पॉलीट्रोपिक की जगह अगर ये आइडियाबैटिक हो तो N की जगह यहां पर हमारा गामा आ जाएगा। तो एडियाबैटिक है या पॉलीट्रोपिक है, जैसा भी है उसके हिसाब से ये जो इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं, गामा या एन हम यूज कर सकते हैं। दूसरा पीसी बाय पीडी, आप देख रहे हैं कि जो प्रेशर पीसी पर है वही प्रेशर हमारा डी पर बी पर भी है, तो हम पीसी को पीबी से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा पीडी है सेम प्रेशर हमारा ए पॉइंट पर भी है, तो हम पीडी को पीए से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसा भी हमें डाटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया हुआ हो उसके हिसाब से हम वीडी बाय वीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो एक बात और यहाँ पे हम डिस्कस करना जरूरी है फ्रेंड्स, वो है कि अगर हम इवेपोरेटर प्रेशर, यानी कि जो ये नीचे वाला जो प्रेशर है, अगर हम इसको रिड्यूस कर दें, यानी कि प्रेशर यहां ना होके हमारा कुछ यहां तक हम इसको एक्सपेंड कर दें, तो हमारी जो लाइन है ये वाली लाइन यहां तक ऐसे एक्सपेंड हो जाएगी और ये वाली लाइन भी यहां तक एक्सपेंड हो जाएगी। तो अभी हमारी साइकिल हो जाएगी इस पॉइंट से स्टार्ट होके ये। तो जो एक्चुअल ये आप देख सकते हैं कि जो अभी पिछले साइकिल का जो रेफ्रिजरेंट सिर्फ डी पॉइंट तक एक्सपेंड हो रहा था, अभी वो कहां तक हो रहा है, इस पॉइंट तक एक्सटेंड हो रहा है। और हमारा जो एक्चुअल वॉल्यूम है जो रेफ्रिजरेंट हर साइकिल में जाएगा कंप्रेसर में, वो हमारा कम हो गया। मतलब कि अगर हम इवेपोरेटर प्रेशर को कम कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल वॉल्यूम एंटरिंग द कंप्रेसर वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर था एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में, वो डिक्रीज हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा अगर हम इवेपोरेटर प्रेशर को घटाते जाएं तो हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जीरो हो जाएगी। मतलब कि जो हमारा सी पॉइंट से जो रेफ्रिजरेंट एक्सपेंड होना शुरू होगा तो वो कहां तक एक्सपेंड हो जाएगा, वो उस पॉइंट तक एक्सटेंड हो जाएगा जहां तक हमारा जो पिस्टन है वो मैक्सिमम जा सकता है, और वहां से फिर वापस से कंप्रेशन शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये ग्राफ एक हमने दिखाया है जिसमें हमने इफेक्ट दिखाया है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे। अगर हम प्रेशर आरपी यानी कि जो हमारा कंप्रेशन रेशियो है उसको अगर हम चेंज करते हैं, साथ ही जो हमारा एन है इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन है, अगर उसको भी हम चेंज करते हैं, तो हमारा जो पहला कर्व है वो उसमें हमारा जो एन है वो कांस्टेंट है। तो अगर हमारा एन कांस्टेंट है और हम प्रेशर बढ़ाते हैं, रेसिप्रोकेटिंग प्रेशर बढ़ाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है हमारी वो धीरे धीरे नीचे आती जाएगी। यहां पर अगर हमारा जो प्रेशर रेशियो है वो नीचे की तरफ हमारा बढ़ रहा है, तो हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहां है, इस पॉइंट पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ये है, और हमने प्रेशर रेशियो बढ़ा दिया तो इस पॉइंट पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारी नीचे आ गई। ऐसे ही अगर हम प्रेशर रेशियो को सेम रखें और एन को बढ़ा दें, इन सभी जगह हमारा जो प्रेशर रेशियो है वो सेम है। सो एन हमारा इस कर्व के लिए कम है, इस कर्व के लिए ज्यादा है, और ये तीसरे कर्व के लिए और भी ज्यादा है। तो हमारी क्या देख सकते हैं आप कि सेम प्रेशर रेशियो के लिए अगर इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन बढ़ रहा है तो हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। तो प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटेगी, और अगर इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन यानी कि एन की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। तो प्रेशर रेशियो के साथ बढ़ाने पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घट रही है और एन को बढ़ाने के साथ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उसमें हमारा वर्क डन कितना होता है। सो जो हमारा वर्क डन है वो हम पीवी डायग्राम में अगर एरिया अंडर द कर्व, यानी कि जो एक कर्व ये बन रहा है हमारा, अगर हम निकाल लें तो
उससे हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो पहली कंडीशन हम जो जिसके लिए वर्क डन निकालेंगे वो है कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम। तो हम मान रहे हैं कि हमारा यहाँ पर कोई भी क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं है। जो ये वाला पॉइंट है, यहीं से हमारा सक्शन स्टार्ट हो जाता है और 1 पॉइंट तक सक्शन होता है, उसके बाद 2 पॉइंट तक कंप्रेशन होता है, फिर 2 से 3 डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद वापस हमारा जो सेम पॉइंट से तुरंत ही हमारा फ्रेश रेफ्रिजरेंट आने लगता है। यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं है तो हमारा जो पुराना रेफ्रिजरेंट है उसका एक्सपेंशन नहीं होता है, वो यहाँ पर 0 है। यानी कि जितना हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम है उतना ही हमारा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट आ रहा है। यहाँ पर आप फ्रेंड्स 3 कर्व देख सकते हैं 1 से 2 जाने के लिए। तो हमारा जो डार्क लाइन है वो है हमारा पॉलीट्रॉपिक कर्व। उसके बाद जो इसके नीचे वाला है जो 2 डैश 1 से 2 डैश, ये हमारा आइसोथर्मल। अगर हमारा जो कंप्रेशन है वो आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, यानी कि जो हमारा PV इक्वल टू C, इस कंडीशन को अगर फॉलो करते हुए, यानी कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है पूरे कंप्रेशन में, तो वो इस कर्व को फिर फॉलो करेगा 1 2 डैश। आइसोथर्मल कंप्रेशन में हमारा सबसे कम वर्क डन होता है फ्रेंड्स। उसके बाद जो सबसे आउटर है 2 डैश, ये है हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें हम वो फॉलो करता है PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और इसमें हमारा सबसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है। सो अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो हमको पहले निकालना पड़ेगा एरिया ABCD, और इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एरिया अंडर द कर्व 1 to 2, यानी कि जो ये हमारा कर्व्ड पाथ है इसके नीचे का एरिया, और उसके बाद हमारा जो एरिया अंडर 2 3 है ये अगर हम निकाल लें और साथ ही माइनस कर दें कौन सा एरिया, जो ये वाला है। इन पूरे एरिया को निकाल के ये वाला जो एरिया है अगर हम माइनस कर दें 1 4 के नीचे वाला, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरी साइकिल का एरिया मिल जाएगा, जो वो किसके बराबर होगा, हमारा वर्क डन के बराबर। तो एरिया अंडर द कर्व के लिए फॉर्मूला हमको मालूम है फ्रेंड्स, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन n-1। उसके बाद इसके अंडर का एरिया कितना होगा, P2 मल्टीप्लाई बाय V2, ये हो गया हमारा दूसरा वाला पार्ट। और माइनस क्या करना है हमको, प्रेशर P1 है और वॉल्यूम कितना है 1, तो माइनस P1 V1। तो आप देख रहे हैं कि P2 V2 माइनस P1 V1 दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा n अपॉन n-1 और ब्रैकेट में P2 V2 माइनस P1 V1। यहां पर भी अगर हम अगेन P1 V1 कॉमन ले लें तो यहां पर अंदर में हमें P2 V2 डिवाइडेड बाय P1 V1 मिल जाएगा -1, और हम यहां पर V2 बाय V1 का फॉर्मूला निकाल सकते हैं PVN इक्वल टू कांस्टेंट। ये थर्मोडायनेमिक्स में हमने सबने पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम की टर्म्स में प्रेशर को हम कन्वर्ट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा n अपॉन n-1। P1 V1 हमने कॉमन ले लिया, और जो अंदर हमारे टर्म बचे P2 V2 अपॉन P1 बाय P1 V1, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया P2 अपॉन P1 की पावर n-1 अपॉन n, और -1 हमारा मिल जाएगा हमको। सो ये फॉर्मूला हमारा था फ्रेंड्स अगर हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं है। लेकिन जो हमारे एक्चुअल कंप्रेशर्स होते हैं उसमें हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, तो हमें जो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम वाला पार्ट है उसका एरिया भी हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कर्व्ड वाला पोर्शन है। तो ये सेम है, अगर आप ज्योमेट्रिकली देखें तो ये जो बाहर वाला जो हमारा कर्व बन रहा है 5 1 2 6, ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकली सिमिलर है 6 3 4 5 के। यानी कि जो ये वाला जो कर्व है ये ज्योमेट्रिकली सिमिलर है किसके, ये बड़े वाले कर्व के। ये पूरा जो कर्व है ये दोनों सिमिलर है। सो हम सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिर्फ हमारे जो एंड पॉइंट्स हैं जो पैरामीटर्स के वो सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो बड़े वाला कर्व है उसका फॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन n-1 P1 V1 ब्रैकेट में P2 माइनस P1 की पावर n-1 अपॉन n-1, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया इसको कैसे ड्राइव किया। साथ ही हमारा जो ये क्लियरेंस वॉल्यूम वाला जो कर्व है इसके नीचे का एरिया हम माइनस कर देंगे, तो n अपॉन n-1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा P4 V4
और अंदर में आ जाएगा P3 डिवाइडेड बाय P4 की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। लेकिन हमको यहाँ पे मालूम है फ्रेंड्स कि जो हमारा P4 है वो किसके बराबर है, P1 के बराबर है, और P3 किसके बराबर है, P2 के बराबर है। तो हम ये यहाँ पर P3 बाय P4 और P4 इन जो ये P4 है इसकी जगह हम P1 ले सकते हैं, और इस P3 की जगह हम P2 और इस P4 की जगह भी P1। तो फाइनली हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा n अपॉन n माइनस 1। P1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर P4 को की जगह P1 रखेंगे और कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको P1 ब्रैकेट में V1 माइनस V4, और अंदर फॉर्मूला मिल जाएगा हमको P2 अपॉन P1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया वर्क डन का, अगर हमारा कंप्रेसर है उसमें क्लियरेंस वॉल्यूम हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो एडिशनल P1 U1 की जगह क्या हो गया, P1 और ब्रैकेट में V1 माइनस V4, यानी कि जो हमारा V1 है 1 पॉइंट पर जो वॉल्यूम था उसमें से हमने 4 पॉइंट पर जो वॉल्यूम था उसको माइनस करना पड़ेगा। बाकी इक्वेशन सेम है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी के जो कंप्रेसर्स हैं उनके बारे में, जैसे कि स्क्रॉल कंप्रेसर हो गया, जो वेन कंप्रेसर है उनके बारे में, स्क्रू कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।